गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे लास्ट जो टॉपिक हमने किया था गास थ्योरम, आई होप कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम गास थ्योरम से रिलेटेड कुछ और टॉपिक करेंगे। गास थ्योरम और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने ध्यान से करना है सभी को। तो आज हम गास थ्योरम से रिलेटेड कुछ टॉपिक करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गास थ्योरम। हमने क्या करना है, गास थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को डिड्यूस करना है। गास थ्योरम की हेल्प से हमने कूलम्स लॉ को ऑब्टेन करना है। तो हमने शुरुआत गास थ्योरम से करनी है और ऑब्टेन करना है हमने कूलम्स लॉ। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर कंसाइडर कर लिया जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस R है, और उस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है प्लस Q, एंड ड्यू टू दिस चार्ज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डायरेक्टिंग आउटवर्ड। इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E है एंड दैट इज डायरेक्टिंग आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस, according to Gauss theorem, the electric flux over the closed surface, that is E dot ds, E dot ds over the closed surface, जो मैंने ये इंटीग्रेशन का साइन लगा के और इसको क्लोज कर दिया है, इट रिप्रेजेंट द क्लोज्ड सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमने डॉट जो प्रोडक्ट है उसको खोल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ई डी एस कॉस थीटा। अब हमने देखना है कि थीटा कितना है। थीटा होता है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो यहाँ पे ds एरिया है और इसका एरिया वेक्टर जो है वो n कैप से रिप्रेजेंट किया है हमने, और E जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एरिया वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। दोनों में एंगल कितना हो गया, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो दोनों में एंगल होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमने थीटा की जगह क्या लिख दिया, cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1, दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 की जगह हमने 1 लिख दिया, लिखा नहीं, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 1 होगा। तो ये आ गया E ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E तो कांस्टेंट है, E को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब ds का इंटीग्रेशन करोगे, ds इज द स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर, और जब आप सारे पार्ट्स को जोड़ दोगे देन इट बिकम्स अ स्फीयर, और स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। हमने E की वैल्यू निकालनी है, यहां से E को इधर रख लिया, 4 पाई r स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज Q, बट we want to obtain Coulomb's law। हमें Coulomb's law obtain करना है, और Coulomb's law जो होता है that is related to the force, यानी कि हमने force find out करना है। तो if another charge Q naught is placed at P, अगर हम यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर कोई एक और चार्ज रख दें Q naught, तो एक ये टेस्ट चार्ज हो गया और एक ये हो गया प्लस Q चार्ज, there will be force between two charges। जब दो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों में फोर्स लगता है, तो वो फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें, तो इट मींस हमने कूलम्स लॉ को ऑब्टेन कर लिया। तो इफ another charge Q naught is placed at P, then force between two charges, फोर्स कितना होगा दो चार्जेस के अंदर, F is equal to Q naught E। ये रिलेशन हम कर चुके हैं पहले, F is equal to Q naught E, F is equal to charge
इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट को एज इट इज लिख लिया, E की वैल्यू पुट कर दी यहां से, ये E आ गया, एंड F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी है? यही तो है कूलम्स लॉ। तो विच इज कूलम्स लॉ, हेंस प्रूव्ड। तो हमने कहां से शुरू किया था? देखो हमने यहां से शुरू किया था, और ये जो इक्वेशन है वो किसकी है? गॉस थ्योरम की। और हम यहां से चल के कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए, यानी कि हमने फ्लक्स से शुरू किया था और हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। कहने का मतलब हम गॉस थ्योरम से चले थे और हमने कूलम्स लॉ फाइंड आउट कर लिया। तो हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को ऑब्टेन कर लिया है। तो ऐसे हमने डिड्यूस किया है कूलम्स लॉ को। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर क्या है? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यहां पे क्या है? एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है, सॉरी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हमने कुछ कंसाइडर किया है। कंसाइडर अ राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। यहां पे हमने एक सिलेंडर कंसाइडर कर लिया जिसकी लेंथ l है और इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज r, इसका रेडियस r है, विद अ लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज एट इट्स एक्सिस। और इसके एक्सिस के अलोंग, जो इस सिलेंडर का एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर से एक लाइन निकल रही है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस इज सेम। जो कर्व्ड सरफेस होती है बेटा ये वाली, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, और इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि चाहे आप ये वाली सरफेस ले लो और आप ये वाली सरफेस ले लो, ये इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये भी r डिस्टेंस, यहां भी r डिस्टेंस, यहां भी r डिस्टेंस, यहां भी r, यहां भी r, यहां भी डिस्टेंस r। तो सारे पॉइंट्स के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है लाइन ऑफ चार्ज से। तो अगर डिस्टेंस सेम है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी। ऑन कर्व्ड सरफेस E एंड N कैप, देखो ये कर्व्ड सरफेस है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। ये E जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर हमने एक स्मॉल एरिया कंसाइडर किया है बेटे, ds, और इस ds के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है दैट इज एक्टिंग आउटवर्ड, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और ds का जो यूनिट वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है n कैप, दैट इज आल्सो एक्टिंग आउटवर्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इट मींस दोनों में एंगल कितना है? 0। ऑन कर्व्ड सरफेस E एंड n कैप आर इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों में एंगल 0 हो गया। और अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर कर्व्ड सरफेस, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस थ्योरम लगा दो। गॉस थ्योरम में क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds। यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट ds दैट इज इक्वल टू E डॉट, देखो ये जो ds है यहां पे हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर वो वेक्टर फॉर्म में है देन इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे E डॉट n कैप जो है वो एरिया वेक्टर यानी कि
एरिया की डायरेक्शन दे रहा है हमें एन कैप इनटू डीएस, हमने डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। ई एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो हमने एन कैप की जगह 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास रह गया ई डी एस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, अब दोनों के अंदर देखना कॉस थीटा, बट मैंने आपको अभी बताया एन कैप और ई जो है दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन में होने के कारण दोनों में एंगल कितना है 0, तो कॉस थीटा की जगह कॉस 0 हो गया, और कॉस 0 कितना होता है 1। अब ई जो है उसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका कर दिया हमने, ds का इंटीग्रेशन कर दिया, और जो ds का इंटीग्रेशन है, हम कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, और जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है उसका एरिया होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू E into 2 pi RL. Now where 2 pi RL is the curved surface area of a cylinder. अब ये तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि फ्लक्स जो है कर्व्ड सरफेस एरिया पे इतना आ गया हमारा। अब इसके एंड्स पे बात कर लेते हैं, एक ये एंड है, एंड 1 कह दो इसको, और एक ये एंड है, इसको हमने एंड 2 नाम दे दिया। दो एंड है इस सिलेंडर के, और दोनों पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऑन द एंड्स ऑफ सिलेंडर, दोनों एंड के ऊपर अगर हम देखें तो देखो ये एक सरफेस बन गई, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, ये एरिया वेक्टर जो है एन कैप दैट इज डायरेक्टिंग आउटवर्ड। अब ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ एक्ट कर रहा है, और अभी आप देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है दोनों साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ऐसे एक्ट कर रही है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे एक्ट कर रही है, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा 90, यहां भी एंगल कितना बनेगा 90। तो एंड्स के ऊपर अगर हम देखें, जो सिलेंडर के दोनों एंड्स हैं, अगर उन एंड्स पे हम देखें तो जो एंगल है, द एंगल बिटवीन E एंड N कैप इज 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और एरिया वेक्टर जो है N कैप जो है, एक का इधर एक्ट कर रहा है, दूसरे का इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। एन कैप ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के अंदर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पे एंगल कितना ले लिया 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करें, देन E डॉट एन कैप ds, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही लिखा है। अब डॉट प्रोडक्ट को हमने खोल दिया, E ds cos, एंगल कितना बन रहा है दोनों में 90, cos 90, एंड cos 90 होता है 0, तो ये सारी वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई 0 के बराबर। इट मींस कि जो एंड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द एंड्स ऑफ द सिलेंडर। दोनों जो एंड्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सो दीज एंड्स मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हम, तो देखो यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, तो इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां रहेगी ऑन द कर्व्ड सरफेस, और ऑन द कर्व्ड सरफेस तो हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज E into 2 pi RL। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर होल सिलेंडर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू थी E into 2 pi RL। पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। अब हम बात करते हैं, हमने लास्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक किया था, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप पीछे वाली जो वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं।
फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये कहा था कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, तो उसी से हमने उसी कंसेप्ट को यूज किया यहाँ पे कि चार्ज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर, चार्ज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये इक्वेशन यहां से बनी है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। हमने चार्ज फाइंड आउट करना है, लेंथ को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया चार्ज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। चार्ज कितना है, चार्ज हमने मान लिया कि लेट चार्ज इन द सिलेंडर इज क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई 1, एक हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों ही जो इक्वेशंस हैं वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इट मींस यहां से भी हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, वहां से भी फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों फ्लक्स की इक्वल है, यानी कि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट भी इक्वल होगी। तो हमने यहां से क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो उनकी राइट साइड भी इक्वल ही होगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो हमने यहां से दोनों को इक्वल रख दिया। एक तो आ गया हमारे पास E फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, E इंटू 2 पाई आर एल, और दूसरी साइड से हमने निकाला है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया हमने, बट बेटे Q की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर रखी है, पुट कर दो। तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल इंटू 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमने E की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो यहां से अगर हम देखें तो L के साथ L कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसमें से अगर हम देखें तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दीज आर ऑल कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो E है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहां से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। जैसे जैसे हम लाइन से दूर जाएंगे, जैसे जैसे ये लाइन ऑफ चार्ज है इससे हम दूर होते रहेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां से हमने ये प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सिलेंडर के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सिलेंडर का रेडियस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और अगर सिलेंडर का रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो आज जो हमने दोनों टॉपिक किए हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।